वेलकम वंस अगेन बेटा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू चैप्टर दैट्स रिलेटेड टू योर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है। एक्चुअली कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि मैम आप बायोटेक के ऊपर हमें कुछ समझाएं, या इसको बहुत इजी तरीके से समझाइए सो दैट एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हमें क्लियर हो जाए। तो जैसे बच्चों की रिक्वेस्ट थी वैसे ही आपकी लीना मैम ने एक लेक्चर शूट किया किस टॉपिक के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी से। एंड आई होप कि डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर अगर आप इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस सीरीज में आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये टर्म आप देख रहे हो। अच्छा, बायोलॉजी या बायो वर्ड का मीनिंग क्या है? बायो वर्ड का मीनिंग होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहीं पे भी बायो वर्ड आता है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बैक्टीरियाज भी आते हैं और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज की डेट में आपको पता है कि साइंस कितनी एडवांस है, तो जो भी हम टूल्स या टेक्निक यूज करते हैं ऑब्वियसली वो भी एडवांस है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स किसके बेनिफिट्स के लिए? हमारे बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। इन शॉर्ट ह्यूमन बींग्स कभी भी नेचर के बारे में नहीं सोचता, बहुत ही दुख की बात है, बट अब सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट मीन्स इट इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये वो टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जस्ट लाइक एंजाइम्स, जीन, उनके डीएनए को यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? देखिए, पहले भी हम क्या करते आए हैं शुरू से, अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें तो हम स्टार्टिंग से ही क्या यूज करते आए हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते आए हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, है ना। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में भी देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब कर्ड किससे बन रही है आपकी? कर्ड बन रही है आपकी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट्स अ बैक्टीरिया, इट मींस इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है तो लिविंग ना। तो उसकी हेल्प से आपने कर्ड फॉर्मेशन की, ब्रेड फॉर्मेशन की, वाइन फॉर्मेशन की यीस्ट की हेल्प से, है ना। तो ये जो प्रोडक्शन पहले भी होती थी बट ये प्रोडक्शन किस पे थी? स्मॉल लेवल पे। इट वॉज टेक्स प्लेस ऑन अ स्मॉलर लेवल। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होती थी, जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आज की डेट में हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये भी चीजें हम फॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ वी आर फॉर्मिंग वैक्सीन, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, आईवीएफ, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो भी अब प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ही लार्जर स्केल पे की जा रही है। दैट्स द पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में वी डोंट नो द यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हम मॉडिफिकेशन करते थे बट एग्जैक्टली जीन लेवल पे मॉडिफाई करना, इतनी साइंस डेवलप नहीं थी। तो देर इज नो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जबकि आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम किसका यूज करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं जिनमें हमने जेनेटिक लेवल पे चेंज क्रिएट किया है। ठीक है, तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दैट द प्रोडक्शन वाज ऑन स्मॉलर स्केल और आज की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही लार्जर स्केल पर है। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल एक बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी पहले कैसी थी और आज की कैसी है थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे, कंसीडर हम करेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है,
एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम नीट लेवल की बात करते हैं या हम सीबीएसई लेवल की बात करते हैं। तो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? आज की जो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? तो द डेफिनेशन इज गिवन बाय द EFB। मैंने स्टार मार्क किया है बिकॉज इन एग्जाम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द फुल फॉर्म। और इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई थी? देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। आगे ना बात, देखिए नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को यूज कर रहे हैं, उनके पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, या उनको मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे यूज कर रहे हैं, लाइक उनका डीएनए यूज कर रहे हैं, आरएनए यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर द जेनेटिक मटेरियल दे हैव, या हम प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं, एंजाइम्स हम अगर उसमें से यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारा यूज हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि हमें प्रोडक्ट्स मिल सके या वो सर्विसेज मिल सके विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, part of and their molecular analogs to form products and services is called biotechnology। क्लियर है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो क्या बनता है? व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो बेटा, आज का जो प्रिंसिपल है बेसिकली, वो प्रिंसिपल सबसे ज्यादा बेस्ड है किसके ऊपर? जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। तो आज की टेक्नोलॉजी में हम क्योंकि जेनेटिक लेवल पे चेंज ला रहे हैं, अब क्वेश्चन आता है क्यों, व्हाई, व्हाट इज द नीड, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा। चलिए दे ही देती हूं मैं। आप देखिए, पहले हम क्या करते थे, अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, क्रॉप्स को मेंडल ने भी क्या किया था, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने दो क्रॉप्स की वैरायटी को आपस में इंटरब्रीड कराया, है ना, एक हाइब्रिड प्लांट बनाया। नॉर्मली हम हाइब्रिड प्लांट कब बनाते हैं? जब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट के पास एक बहुत अच्छा डिजायरेबल कैरेक्टर है और सेम डिजायरेबल कैरेक्टर दूसरे प्लांट के पास भी है। जैसे मान लो एक के पास वैरायटी क्या है कि उसकी यील्ड बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, बट उसमें बीमारियां लग जाती है। और सेकंड प्लांट हमने कैसा लिया जिसमें आपकी क्या है, यील्ड तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है। बात को समझिए। देखिए, मैंने कहा कि आपका एक प्लांट है, मैं यहां बता देती हूँ आपको, इधर बता देती हूँ। देखिए, एक प्लांट है आपका जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है, यील्ड प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, और एक प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब मीटिंग करा दी, ब्रीडिंग करा दी, एक के पॉलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करा दिए, और इसकी फॉर्मेशन से मान लो मुझे ऐसा प्लांट मिलता है विच इज हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स, जिसके पास दोनों कैरेक्टर्स हो, दैट प्लांट इज हाइब्रिड, मतलब उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा और उसको बीमारी भी ना लगे, तो मेरे लिए तो फायदेमंद है। तो पहले ऐसे करते थे फार्मर्स, बट इसका ड्रॉबैक क्या था, इसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ साथ नॉन डिजायरेबल कैरेक्टर्स भी मल्टीप्लाई होते थे। मान लो किसी प्लांट की लीफ, मुझे उसका पैटर्न नहीं पसंद है और मुझे लीफ से कोई लेना देना भी नहीं है, बट उसकी लीफ की शेप वैसी ही आ रही है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब जो भी चीज, अनवांटेड कैरेक्टर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब मैं दो प्लांट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिनके पास मेरे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, तो उसके अलावा भी कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही मेरे लिए क्या मतलब साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात थी। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना हम जिस कैरेक्टर की बात करते हैं उस कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन को ही मल्टीप्लाई कराएं या उस जीन को इंसर्ट करें, ताकि सिर्फ वही कैरेक्टर मल्टीप्लाई हो जो हम चाहते हैं।
ना कि वो जो हम नहीं चाहते। तो जब ये पैरामीटर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के दिमाग में आया तो कॉन्सेप्ट आया किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। नाम से ही देखिए, जेनेटिक लेवल पे इंजीनियरिंग करना यानी कि छेड़छाड़ करना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, यू ऑल्टर द डीएनए और आरएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप उसके डीएनए में चेंज लेकर आते हो। इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मान लो आपको डिजायर्ड डीएनए मिल गया, आपने उसको जिसके अंदर भी इंट्रोड्यूस कराना है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। और इंट्रोड्यूस कराने का पर्पस क्या है कि आपने उसके फिनोटाइप को चेंज कर दिया। तो दैट कम्स अंडर योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द प्रिंसिपल। और सेकेंड प्रिंसिपल क्या है बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते थे पहले। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है, देखो बायो प्रोसेस मतलब जब आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस टाइम पे आप क्या ध्यान रख रहे हो। तो देखिए, आप किसका टेक केयर कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस, मतलब माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एनवायरमेंट। मैंने आपको कहा ना, एनवायरमेंट ऐसा ना हो मैं अपने प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके साथ जर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे को ऐसी लैब बनानी है या ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे जर्म्स, बैक्टीरिया, अनवांटेड वायरस या डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई ना हो मेरे न्यूट्रिएंट कल्चर में। तो ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, नंबर वन। सो इट विल एनेबल दी, सेकेंड पॉइंट देखिए, एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, जिससे कि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब, एंजाइम या प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या था, चेंज इन जीनोटाइप, चेंज इन फिनोटाइप। आप पढ़ते आए हो मेंडल्स के लॉ में कि अगर जेनेटिक लेवल पे चेंज होगा तो उसके फिनोटाइप में भी चेंज होगा, बाहरी रूप से भी। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग किस में आती है, आपकी रिसेंट टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, तो ये दोनों किस में आगे, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेटा 3 पार्ट्स हैं मेनली। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि इसमें सबसे पहले तो हमने एक ऐसा डीएनए बनाना है जो हमारा डिजायर्ड डीएनए हो, ठीक है, जिसको हम होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट। री मतलब दोबारा से, कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन किसका, डीएनए का। ठीक है, सेकेंड इसका पार्ट आता है इसी में जीन क्लोनिंग। अब आपने जो भी डीएनए बनाया, मान लो कितनी मुश्किल से आपने कैरेक्टर के पीछे जीन को फाइंड आउट किया, उस डीएनए को निकाला, तो क्या आप बार बार अगर आपको वही चीज चाहिए बार बार आप जीन को आइडेंटिफाई करोगे, निकालोगे? नो। आप क्या करोगे, आपने एक बार ही अपना डिजायर्ड डीएनए फाइंड आउट किया, अब आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लोगे एक साथ, ताकि आपको बार बार वही प्रोसीजर ना करना पड़े। तो जीन क्लोनिंग का मतलब ही क्या है, क्लोन करना मतलब कार्बन कॉपीज बनाना। सो द एबिलिटी ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। और इसका थर्ड पार्ट आता है बेटा जीन ट्रांसफर। अब आपने कॉपीज बना ली, कॉपीज का क्या यूज है, ऑब्वियसली उस जीन का जो कैरेक्टर है वो आपका फायदेमंद कैरेक्टर है, आप उसको किसी पर्टिकुलर प्लांट में या एनिमल में ऑब्जर्व करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या करोगे, इंट्रोड्यूस कराओगे। और सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं कराना, उसको मेंटेन करना है ताकि वो कैरेक्टर आपको बाहर दिखाई दे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर हो। तो दैट इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। सो इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट, ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहले इससे पहले हम समझेंगे व्हाट आर द पैरामीटर्स। चलिए, अभी मैंने बात की डिजायर्ड डीएनए की। डिजायर्ड डीएनए के देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एंटार्क्टिका रीजन है, चिल्ड एनवायरमेंट है, एवरीथिंग्स गेट फ्रीज्ड, लेकिन वहां बर्फ के नीचे मछलियां तैर रही है। वो क्यों नहीं फ्रीज हुई भाई? जब टेम्परेचर माइनस में है या 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उनको भी तो फ्रीज होना चाहिए। तो डेफिनेटली वो क्या बना रही है, अपनी बॉडी के अंदर एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन बना रही है। क्या बना रही है बेटा? एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। अब आपको पता है कि प्रोटीन के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? जीन। जीन किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है।
तो अगर मैं उस पार्ट को, डीएनए के पार्ट को जो उस प्रोटीन को बना रहा है, उसको फाइंड आउट कर लूं और उस डीएनए को मैं प्लांट में इंसर्ट करा दूं या ऐसी अदर चीजों में इंसर्ट करा दूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं नहीं चाहती वो फ्रीज हो, तो मेरा तो बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट इज माई डिजायर्ड डीएनए, जो उस एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन को बना रही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सी चीजें भी हो सकती है। तो डिजायर्ड डीएनए का मतलब है जो हमारे पसंदीदा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजायर्ड, हमारी इच्छा के अनुरूप। इसी को बेटा हम एलियन डीएनए भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एलियन डीएनए। एलियन होता है जैसे बाहर से कोई आया हो। भाई अब आपकी बॉडी के अंदर डीएनए बाहर से कोई डाला जाएगा तो वो तो आपके लिए एलियन है ना, इसलिए इसको एलियन डीएनए भी कहते हैं। इसको हम फॉरेन डीएनए भी कहते हैं। फॉरेन मतलब अगेन बाहर से, और इसी को बेटा हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चारों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, योर जीन ऑफ इंटरेस्ट या योर डिजायर्ड डीएनए। चलिए देखते हैं, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए को मैं इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूं कि मेरे इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाएं। क्या ये पॉसिबल है? देखो मैंने डीएनए डाल दिया, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, दैट इज अ मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ये आपका एलियन डीएनए है, ठीक है, जो बाहर से आया है। क्या ये मल्टीप्लाई कर जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज योर पीस ऑफ डीएनए विल मल्टीप्लाई इनटू द बैक्टीरियल सेल? आंसर इज नो, नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है क्यों? क्यों नहीं करेगा भाई? और करेगा तो कैसे करेगा? तो नंबर 1, इट नीड्स टू बी द पार्ट ऑफ मेन क्रोमोसोम। इसको किसका पार्ट होना पड़ेगा? मेन क्रोमोसोम का। यानी कि अगर ये डीएनए बेटा इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर जाए, ऐसे इसका पार्ट बन जाए, तब तो जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा वैसे आपकी कॉपी डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर देगा। अगर ये इसका पार्ट है तो ये मल्टीप्लाई करेगा, और अगर ये इसका पार्ट नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसको उस पार्ट में जुड़ना पड़ेगा विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज कॉल्ड ORI। ORI का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज ORI? ORI मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब इसको डीएनए के उस पार्ट से जुड़ना पड़ेगा जहां पे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI का होना जरूरी है। तो पहला तो इसको मेन पार्ट का होना जरूरी है, दूसरा इसमें उस पार्ट में जुड़ना है जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ORI। जब एलियन डीएनए आपके वेक्टर डीएनए, वेक्टर क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि भाई मुझे इस अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करवाना है, और ये डिवाइड तभी होगा जब ये इस डीएनए का पार्ट होगा। तो मेरा ये जो डीएनए है ये एक कैरियर की तरह काम कर रहा है, इसको लेकर जा रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ऐसे नहीं चला आता तो डीएनए को किसका पार्ट होना पड़ेगा? मेन क्रोमोसोम का, तभी वो मल्टीप्लाई करेगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर मल्टीप्लाई कराने की एबिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है वो उसका वेक्टर डीएनए, वो उसको लेकर जा रहा है, अपने आप आपका डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। यही बात तो हुई थी। तो जैसे मलेरिया के केस में मच्छर जो है, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, वो क्या करती है? डिजीज को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। सेम यहाँ पे आपका वेक्टर डीएनए है। तो एलियन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए मिलके क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलिए इसको और समझते हैं डिटेल से। देखिए, the DNA can replicate or multiply itself into the host organism. This process is called cloning. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। मल्टीपल कॉपीज तभी बनाएगा जब वो मल्टीप्लाई कर लेगा, और करेगा कैसे? जब वो क्या बनाएगा? rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये आपका डीएनए, ये वेक्टर डीएनए, और ये R बन गए। ठीक है, सबसे पहले कब बना था हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 101% पूछा जाता है कि
हाउ योर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड, किसने बनाया, उसमें कौन सा वेक्टर यूज हुआ और उसका होस्ट क्या था। देखिए, सो इट इज फॉर्म्ड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये आपने नाम याद रखना। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, कोहेन एंड बोयर। ठीक, वेक्टर कौन था इसमें, वेक्टर हमने यूज किया प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मिड, जिसको नहीं पता और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, तो उसके प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर डीएनए हम लेंगे। ठीक, और होस्ट क्या रहेगा आपका, होस्ट रहेगा आपका ई कोलाई, मीन्स जो ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है वो एज अ होस्ट काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, आपका डिजायर्ड पार्ट भी हम इससे ही लेंगे। वेक्टर आपका ई कोलाई ही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, वेक्टर यहाँ पे बेटा ई कोलाई ही है आपका, ये जो वेक्टर है ये ई कोलाई है। और यहाँ पे जो आपका डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए वो आपका किस में से लिया जाएगा, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है। तो बैक्टीरिया किल ना हो उसके रेजिस्टेंट में जो जीन है वो किसके पास है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के पास है, और उसी जीन को हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ई कोलाई के अंदर। तो ई कोलाई होस्ट हो गया, डिजायर्ड डीएनए किससे लोगे, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, और मल्टीप्लाई किसके अंदर कराओगे, ई कोलाई के अंदर। तो ई कोलाई आपका होस्ट हो गया। समझो, ध्यान से समझो, बने रहो, समझ में आएगा। चलिए प्लाज्मिड पे आते हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड, देखो बेटा, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरिया के पास एक तो मोइन क्रोमोसोमल डीएनए है और एक होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट, मतलब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा डीएनए जो खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, कॉपीज बना सकता है। ठीक है, अब तुम कहो भाई इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज, बैक्टीरिया के पास मेन क्रोमोसोम तो है, फिर ये क्यों है, तो बेटा इट कैरी एक्स्ट्रा जीन्स, इसमें एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास है, प्लाज्मिड के पास। और ये प्लाज्मिड कहां पर होता है, इट इज लोकेटेड इन द बैक्टीरियल सेल। और प्लाज्मिड को ही हम किसकी तरह यूज करते हैं बेटा, वेक्टर डीएनए की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, वेक्टर, मतलब यही कैरियर की तरह काम करता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, सो इट ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, इसलिए इसको वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किस किस तरह के टूल्स की, किस किस तरह के एंजाइम्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला एंजाइम है बेटा मॉलिक्यूलर सीजर। अभी यहां मैं डिटेल नहीं बता रही हूं क्योंकि आगे आगे हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो सीजर का काम कर रहा है, वो हमारे डीएनए को कट कर रहा है। तो चाहे हमारा डिजायर्ड डीएनए है चाहे हमारा वेक्टर डीएनए है, हम दोनों को एक ही सीजर से कट करेंगे ताकि एक ही तरह के स्टिकी एंड हो और वो आपस में जुड़ सके। तो देखिए, ये आपका एलियन डीएनए है बेटा, ये एलियन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए, और इन दोनों को मैंने एक ही सीजर से कट किया, एक ही मॉलिक्यूलर सीजर से, जिसकी वजह से दोनों में सेम काइंड ऑफ कट प्रोड्यूस हुए। ये आपका डीएनए कट हो गया, ये आपका क्या कट हो गया, वेक्टर डीएनए। फिर बाद में मैंने इनमें ऐड करने के लिए इनमें क्या डाला, डीएनए लाइगेज, दिस इज द सेकंड टूल, ये दूसरा एंजाइम है हमारा। ये डाला तो इन दोनों को आपस में इसने जोड़ दिया और क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए आर डीएनए, अभी जितना बता रही हूं उस पर फोकस करिए। मैंने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, आपका एलियन डीएनए लिया, यहाँ पे क्या लिया, वेक्टर डीएनए लिया, दोनों को मैंने एक ही सीजर से कट किया
और दोनों में मैंने डीएनए लाइगेज डाला, जिससे कि दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, डीएनए लाइगेज क्या करता है, एडिंग द फॉरेन डीएनए एंड दी वेक्टर डीएनए। फिर मैंने इस डीएनए को ट्रांसफर किया किसके अंदर, होस्ट के अंदर, क्योंकि प्लाज्मिड है ना और बैक्टीरिया का है, तो ये उसके अंदर क्या कर जाता है, आसानी से इंट्रोड्यूस कर जाता है। आसानी से नहीं करता, इसके भी प्रोसीजर हैं, बट फिलहाल आप इसको समझिए। इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस कर गया। इंट्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करेगा, ये जब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, इन एवरी 20 मिनट्स बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। एक है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, कब, जब आप उनको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करोगे। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो आपके डीएनए की भी तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, कार्बन कॉपी बनाना, जिसके लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, थर्ड एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो वो पॉलीमराइज करता है, डीएनए की चेन को बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है और डीएनए ट्रांसफर होता है, जिसमें हमें 3 एंजाइम्स हमारे यूज हुए। डन। चलिए अब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना इसको समझते हैं। देखिए, पहला जो हमारा एलियन डीएनए था वो थी हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो हमने किसमें से ली थी, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, जो कि ई कोलाई से मैच करता हुआ है। दोनों बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है। एक बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है और दूसरे बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो मैंने उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल लिया। ठीक, अब ये आ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैंने एलियन डीएनए लिखा। इसके बाद ऑन द अदर हैंड मैंने वेक्टर डीएनए लिया। ये वेक्टर डीएनए मैंने मान लीजिए ई कोलाई से प्लाज्मिड ले लिया। ठीक, इसको भी मैंने क्या किया, सेम मॉलिक्यूलर सीजर, सेम एंजाइम से कट किया। तो ये प्लाज्मिड है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ठीक, दोनों को आपने सेम से कट किया, डीएनए लाइगेज डाला, तो दोनों ने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये मल्टीप्लाई किसके अंदर होंगे, होस्ट क्या है, ई कोलाई, तो आप इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे जैसे ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है ना आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, ये भी क्या हो रहा है, उसके साथ साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है बेटा। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो 3 टूल याद रखते हैं आपने, ठीक है, जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। डन। सो व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। पहले तो आपको डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर उस डिजायर्ड डीएनए को आप किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे, होस्ट के अंदर। और वहीं आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती, आपको क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट सो दैट इट ट्रांसफर योर डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, ताकि वो आगे जैसे जैसे मल्टीप्लाई करे तो वो आगे भी उसको ट्रांसफर करता रहे। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर किया है। ठीक है, स्टिल किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, प्लीज मैसेज मी, प्लीज मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, और जिसको वीडियो पसंद आई हो डेफिनेटली बेटा लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, आपके मोटिवेशन से ही वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय।